नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 8 जनवरी। चलिए अपना करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हमने पहला क्वेश्चन अंतरिक्ष से लिया हुआ है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है और कितने आयाम पर आयोग क्वेश्चन करेगा, उनको भी देखेंगे। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट भी है, आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है। सूर्य से संबंधित मिशन आदित्य L1 अपने लक्ष्य पर कब पहुंचा, और ये जो आदित्य L1 मिशन है इसको कब भेजा गया था और किस रॉकेट से भेजा गया था, कहां पे पहुंचा है, और भी इनसे संबंधित देखेंगे। ठीक है। तो जो आदित्य L1 है अपने लक्ष्य पर कब पहुंचा, 6 जनवरी को पहुंचा, अभी हाल ही में। ठीक है। अब बात करते हैं आदित्य L1 क्या है। तो आदित्य L1 यह इसरो द्वारा सूर्य के लिए भेजा गया मिशन है। कहां पे? सूर्य के लिए। देखो कोई कोई मिशन चंद्रमा के लिए, कोई सूर्य के लिए, कोई अंतरिक्ष के लिए। तो ये कहां पे भेजा गया है? ये सूर्य के लिए भेजा गया। क्यों भेजा गया है? तो सूर्य का जो बाहरी वातावरण है, कौन वातावरण? देखो ये सूर्य है, इसका जो सबसे बाहरी वातावरण है इसको क्रोमोस्फीयर या कोरोना बोलते हैं। इस बाहरी वातावरण को जानने के लिए भेजा गया। अभी मैं आपको ये भी बताता हूँ क्यों बाहरी ही भेजा गया, क्यों और पास नहीं भेजा, इसको बताते हैं। तो सबसे पहले समझो ये भेजा क्यों गया है। तो इस सूर्य के जो बाहरी वातावरण है, विशेषकर क्रोमोस्फीयर और कोरोना के अध्ययन के लिए भेजा गया है। अब थोड़ा शुरू में बात करते हैं कब भेजा गया था इसको। इसको 2 सितंबर को भेजा गया था। किस रॉकेट की सहायता से भेजा गया था? PSLV C57 से। ठीक है जी। तो कहां पे भेजा गया था? तो देखो सूर्य के जो बाहरी वातावरण है यहाँ पे 5 पॉइंट है, L1, L2, L3, L4, L5। भेजा कहां गया? L1 पॉइंट पे भेजा गया। ठीक है जी, समझिए। और ये भारत का पहला ऐसा मिशन है जो सूर्य से संबंधित है। मतलब इसके पहले चांद, अंतरिक्ष के लिए मिशन तो भेजे गए लेकिन सूर्य के लिए नहीं भेजा गया। अब थोड़ा आपको समझाते हैं कि जो क्रोमोस्फीयर है यहीं के लिए क्यों भेजा गया। ठीक है जी, 1 मिनट। देखो ये अपना पृथ्वी है। जैसे पृथ्वी के चारों तरफ मंडल होते हैं, पहला झोंक मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, उसके बाद ताप मंडल, बाह्य मंडल। ऐसे सूर्य के ऊपर भी मंडल होता है। सूर्य का जो सबसे पास वाला मंडल होता है प्रकाश मंडल, उसके बाद वर्ण मंडल, उसके बाद कोरोना मंडल। ठीक है, इसको क्रोनोस्फीयर भी बोलते हैं। ये जो सूर्य का कोरोना है ना, ये काफी दूर है और यहाँ पे टेम्परेचर यहाँ की तुलना में बहुत कम होता है। यहाँ पे जहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻15 डिग्री टेम्परेचर और सूर्य के सतह पे 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्योंकि इतना तापमान सहने योग्य अपने पास इक्विपमेंट नहीं है, मतलब अभी तक ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं बनाया जा चुका है जो इतने तापमान को सह सकता है। इसकी वजह से इसके भी सबसे दूर पॉइंट देखो, पृथ्वी और सूर्य के बीच लगभग 15 करोड़ लाख किलोमीटर दूरी है। कितना? 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूरी होता है। तो पृथ्वी से जो अभी जो मिशन भेजा वो केवल 15 लाख किलोमीटर भेजा गया। यहाँ 15 करोड़ लाख किलोमीटर है, यहाँ पे 15 लाख किलोमीटर। तो इतने पास भेजना तो पॉसिबल है, बट अभी इस टेम्परेचर को सहने या इक्विपमेंट नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं भेजा गया। तो बात समझ में आए। जो भेजा गया ये पृथ्वी से जो भेजा गया वो L1 पॉइंट भेजा गया है। L1 पॉइंट क्या है? देखो पृथ्वी और सूर्य के बीच में, पृथ्वी और सूर्य के बीच में 5 ऐसे पॉइंट हैं, उसको लिंगराज पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल संतुलित होता है। मतलब वहां पे किसी एक का तरफ गुरुत्वाकर्षण बल अधिक नहीं रहता है, तो स्थिर रहता है। वहां पे क्या होता है, इक्विपमेंट आराम से चले जाएंगे और वहां पे स्थिर हो जाएगा। लिंगराज पॉइंट L1, L2, L3, L5, ये सूर्य एवं पृथ्वी के बीच ऐसा बिंदु जहां पर सूर्य एवं पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण एक दूसरे को संतुलित करता है। समझ गए? तो ये भेजा कहां गया? L1 पे 15 लाख किलोमीटर, और ये 125 दिन में पहुंच जाएगा। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने उत्तर प्रदेश विशेष से लिया हुआ है। उत्तर प्रदेश का पहला फ्लोटिंग होटल कहां पे बनाया जाएगा? देखो कहां पे बनाया जाएगा, ये बनाया जाएगा प्रयागराज। फ्लोटिंग होटल। अगर वहीं फ्लोटिंग CNG स्टेशन की बात करें तो वाराणसी। सबसे पहले समझते हैं फ्लोटिंग क्या होता है। देखो फ्लोटिंग का अर्थ होता है किसी वस्तु का पानी पे तैरना। जब कोई वस्तु की ऐसी संरचना बना दी जाए वो पानी पे तैरेगा तो उसका नाम हो जाएगा फ्लोटिंग। जैसे एक ऐसा होटल बना दिया जाए जो पानी के ऊपर तैरेगा तो फ्लोटिंग होटल। एक ऐसा स्टेशन बना दिया जाए जो पानी पे तैरेगा, वो फ्लोटिंग स्टेशन। एक ऐसा नाव बना दिया जो पानी पे तैरेगा, वो फ्लोटिंग नाव। मतलब जो पानी के ऊपर तैरेगा उसका नाम फ्लोटिंग हो जाएगा। तो अभी हाल ही में एक फ्लोटिंग स्टेशन बनाया, फ्लोटिंग होटल बनाया गया जो कि प्रयागराज में। इसका उद्घाटन योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया। ठीक है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है कालिंदी फ्लोटिंग होटल। इसकी क्षमता कितना है? इसकी क्षमता है 150 लोगों की। इसमें लागत 5 करोड़ रुपए का है। किस नदी पे बनाया गया? पानी के ऊपर तो नदी होगा ही, जाहिर सी बात है। किस नदी पे बनाया गया? यमुना नदी पे। क्यों बनाया गया? देखो 2 कारण है। एक तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर ऐसा संरचना हर जगह नहीं होता है तो लोग पर्यटन के लिए आएंगे ही। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। दूसरी चीज, अभी 2025 में महाकुंभ होने वाला है तो यहाँ पे देश विदेश के लोग आएंगे इसकी वजह से। ठीक है जी। अब बात करते हैं फ्लोटिंग CNG स्टेशन। फ्लोटिंग CNG स्टेशन का उद्घाटन वाराणसी में किया गया। और किस नदी पे? गंगा नदी पे। लागत कितना आया? लागत 18 करोड़ रुपए।
अब बात करते हैं इसका क्या उद्देश्य है। तो फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन जो है, इसका उद्देश्य प्रदूषण को कम करना। प्रदूषण को कम कैसे करेगा? देखो, प्रदूषण कम करने का मतलब ये हुआ कि डीजल पेट्रोल का उपयोग कम करना। डीजल पेट्रोल कहाँ पे यूज हो रहा है? तो जो पानी के अंदर गंगा नदी में नौका चलती है, नाव चलता है, वो पहले डीजल पेट्रोल से बहुत ज्यादा चलते थे, तो उनको सीएनजी से रिप्लेस किया जाए, मतलब उनकी जगह सीएनजी का प्रयोग किया जाए तो प्रदूषण कम होगा। तो जब सीएनजी का प्रयोग किया जाए तो नाव को सीएनजी उपलब्ध कौन कराएगा पानी के अंदर? इसलिए फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन बनाया गया, जिससे उनके पानी के अंदर सीएनजी उपलब्ध कराया जा सके। ठीक है जी, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने मुख्यालय से लिया हुआ है। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी महासंघ का मुख्यालय का आधारशिला कहाँ रखा गया? और जो राष्ट्रीय सहकारी डेयरी महासंघ है, ये क्या होता है? देखो, अभी इसका न्यू मुख्यालय, मतलब इसके पहले जो उसका मुख्यालय था वो नई दिल्ली में था। इसकी स्थापना 1970 में हुआ, और जो नया मुख्यालय बन रहा है वो बन रहा है आनंद, गुजरात में। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? उद्घाटन नहीं, मतलब अभी उसका आधारशिला न्यू रखा गया। किसके द्वारा? गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? यह आता है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत। अब बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी महासंघ क्या होता है। NCTFI, नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसका मतलब है कि जो डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कार्य करते हैं वो इस संस्था आते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दिया गया, उसको भी ध्यान रखिएगा कि दूध उत्पादन में विश्व में भारत प्रथम देश है। भारत एक ऐसा देश है जो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करता है, पूरे विश्व का 24% दूध उत्पादन करता है। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने नियुक्ति से लिया हुआ है। हाल ही में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन क्या होता है? देखो, अभी हाल ही में अध्यक्ष भी बनाया गया और उपाध्यक्ष भी। अध्यक्ष कौन है? लियोन टोपेनियन। उपाध्यक्ष कौन है? टीवी नरेंद्र। देखो, अध्यक्ष हमारे लिए इंपॉर्टेंट उतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि उपाध्यक्ष जो है वो अपने ही देश के हैं, टीवी नरेंद्र। ठीक है जी। अब बात करते हैं वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन क्या है। यह एक वैश्विक व्यापार संगठन है जो स्टील उद्योग का प्रतिनिधित्व करता है और पूरे विश्व में स्टील उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है, जिसकी स्थापना 1967 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ठीक है जी। अब बात करते हैं अभी हाल ही में और भी नियुक्ति संबंधित प्रश्न, जैसे भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन का अध्यक्ष किसे बनाया गया? आर माधवन को। आर माधवन को आप जानते हैं क्या? जी हाँ, आर माधवन वही है जिनके द्वारा रॉकेटरी फिल्म बनाया गया था, और रॉकेटरी फिल्म जिसको बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। ठीक है जी, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने बीबीसी से लिया हुआ है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। पहली भारतीय ईवी कंपनी, ईवी का मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, पहली भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कंपनी कौन है जिनको पीएलआई मंजूरी प्राप्त है? देखो, वो कंपनी कौन है जिसको पीएलआई मंजूरी मिला है, और पीएलआई मंजूरी क्या है, उसके बाद वो कंपनी कौन है। ठीक है, पीएलआई मंजूरी का मतलब होता है प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव, उत्पादन लिंक पहल। एक ऐसा पहल शुरुआत किया गया भारत सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। जिससे क्या होगा, उस कंपनी को टैक्स में छूट दिया जाएगा, कर में छूट दिया जाएगा। और क्यों छूट दिया जाएगा? उसका कारण है कि अगर आप मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को बनाओगे, मतलब इंडिया में ही प्रोडक्ट बनाओगे, तो आपको पीएलआई मंजूरी मिलेगा, जिससे आपको कर में छूट दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कौन सी कंपनी है। वो कंपनी है ओला इलेक्ट्रिक, जिसको अभी पीएलआई मंजूरी मिला है। अब बात करते हैं ओला इलेक्ट्रिक क्या बनाती है। ओला इलेक्ट्रिक ओला स्कूटर बनाती है। क्या बनाती है? ओला स्कूटर, जो कि इलेक्ट्रिक चार्जिंग वाली स्कूटर होती है। अब पीएलआई प्राप्त करने वाली ये पहली भारतीय कंपनी है, पहली भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कंपनी है। इसके मतलब और भी सारी कंपनियां हैं, लेकिन ये पहली भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कंपनी है। इससे ओला को क्या लाभ होगा? देखो, अगर ओला को कर में छूट दिया जाएगा, टैक्स में छूट दिया जाएगा, तो जाहिर सी बात है उसका जो प्रोडक्ट होगा, मैन्युफैक्चरिंग के अलावा, मतलब उत्पादन खर्च के अलावा जो टैक्स का खर्च लगता था वो कम लगेगा। जब कम लगेगा तो जाहिर सी बात है उसका दाम ओवरऑल अन्य स्कूटर की तुलना में कम होगा। जब कम होगा दाम, तो उसकी बिक्री बहुत ज्यादा होगी। इससे क्या होगा? ओला इलेक्ट्रिक को लाभ होगा। अब बात करते हैं ऐसा इंडिया भारत सरकार द्वारा क्यों किया जाता है। तो भारत सरकार द्वारा ऐसा इसलिए किया जाता है जैसे आत्मनिर्भर अभियान को बढ़ावा दिया जा सके, लोग मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट पर ज्यादा ध्यान दें। ठीक है जी, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको करंट अफेयर को शॉर्ट नोट्स के माध्यम में डिटेल पढ़ना है तो आप इस फैमिली के हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद।